हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए रोज़ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो उसी की सीरीज़ की हमारी दूसरी जो है क्लास है। तो सबसे पहले अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस क्लास को जाके देख लीजिए। और ये हमारी क्लास नंबर 2 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए कक्षा 10 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के लिए, उसकी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हमने लगभग 11 क्वेश्चन करवाए थे, उसके बाद की क्लास को हम आज के लिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है। देखिए, यह क्वेश्चन आपको दो प्रकार से पूछ सकता है। भारत में सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है, आपने क्या लिखा है? गुजरात। अगर गुजरात आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप लगा सकते हैं महाराष्ट्र भी। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में गुजरात ना मिलेगा, तब जब आपके ऑप्शन में गुजरात ना दिखाई दे तब आप जो है कौन से ऑप्शन को टिक कर देंगे? महाराष्ट्र। और देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, चूंकि काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। इसलिए अगर आपसे ये पूछे कपास के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन है, तो जाएगी हमारी काली मृदा। या आपसे क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो भी हमारा क्या हो जाएगा? गुजरात। जैसा कि हमने बताया कि अगर ऑप्शन में गुजरात ना मिले तो आप महाराष्ट्र का टिक लगा सकते हैं, क्योंकि भाई सबसे अधिक काली मृदा गुजरात में पाई जाएगी। और जब काली मृदा सबसे अधिक गुजरात में पाई जाएगी तो गुजरात में ही सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होगा, क्योंकि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अधिक कौन सी मृदा चाहिए? काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो हो जाएगा बिहार। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। जनसंख्या घनत्व का मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं, कितनी घनी आबादी, उसी क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। एक वर्ग किलोमीटर में कितने अधिक लोग रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो एक वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक लोग बिहार में रहते हैं और सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक चाय, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में होता है। चाय की बागानी फसलें आप लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं असम में। जैसे सीढ़ीदार खेती की जाती है चाय के लिए, ऐसे पहाड़ों पे खेती करते हैं, ऐसे इन पहाड़ों पे ये वो चाय की खेती की जाती है। और इसके लिए चाय की खेती के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, मगर पानी इसकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए, तो इसकी जड़ें सड़ जाती हैं। तो इसे देखिए, पहाड़ों पे जब खेती होती है तो ऐसे ऐसे पानी जो है वो नीचे चला आता है। तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में। और भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन और बनता है, भारत में सबसे अधिक कहवा, कहवा का नाम जानते हैं? चलिए इसकी इंग्लिश अगर लिख देंगे तो सभी जान जाएंगे, कॉफी। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार, राष्ट्रीय वन अधिनियम के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? मान लीजिए कि कितने आपके पास 100 हेक्टेयर की जमीन है, 100 हेक्टेयर की जमीन है, तो इसके कितने भूभाग पर, कितने क्षेत्र पर वन होना चाहिए?
तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार, राष्ट्रीय वन अधिनियम के अनुसार 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन। यानी कि अगर आपके पास 100 हेक्टेयर ज़मीन है तो 100 हेक्टेयर ज़मीन पर कम से कम 33 हेक्टेयर ज़मीन पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, जंगल होने चाहिए। अगर आपके पास 100 हेक्टेयर की ज़मीन है तो लगभग उस पर 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। लेकिन हमारे भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? केवल 21.4% भूभाग पर वन है। लगभग देखिए ये 12% कम है वन। अभी हम लोगों को 12% वन और लगाने, तब जाके हम इस जो है वो डाटा के बराबरी कर पाएंगे। तो इसीलिए सरकार कार्यक्रम चलाती है कि पेड़ पौधों को लगाओ, ये सब। ठीक, पेड़ पौधे हमारे लिए करते क्या है भाई? पेड़ पौधे अगर न रहे तो मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। पेड़ पौधे अगर न रहें तो मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। कैसे? आप इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो अगर आप केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाएंगे तो उस वातावरण में, इस पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं? और आप ऑक्सीजन केवल ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खुद ले लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं, जिससे ये बैलेंस बना हुआ है। पेड़ पौधे से हमें फल प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से हमें छाया मिलता है, पेड़ पौधे वर्षा करवाते हैं, पेड़ पौधे से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक घर होते हैं। भाई जीव जंतु कहाँ रहते हैं? जंगलों में ही तो रहते हैं। तो पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसीलिए सरकार का कहना क्या है कि राष्ट्रीय वन अधिनियम के अनुसार किसी भी क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। लेकिन है कितने प्रतिशत भूभाग पर भारत के? केवल 21.4% भूभाग पर वन है। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, एमपी में। ठीक, और भारत में सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। भारत में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन क्या है? चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट के पिता का नाम? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको मूवमेंट हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा इसके पिता हैं। ठीक, टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए, टाइगर को सुरक्षित करने के लिए, बाघ चीता को 1973 में चलाया गया था। कब? 1973 में। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा? जलोढ़ मृदा। अगर जलोढ़ आपके ऑप्शन में ना रहे तो आप दोमट मृदा भी जो है वो इसका आंसर लगा सकते हैं। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदाएं क्या होती हैं? जो नदियों द्वारा बहाकर मृदा लाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जो नदियां बहाकर लाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है जल दुर्लभता का क्या कारण है? जल दुर्लभता, जल दुर्लभता मतलब क्या? जल दुर्लभता मतलब पानी की कमी। पानी की कमी को ही क्या कहते हैं? जल दुर्लभता कहते हैं। तो जल दुर्लभता का कारण क्या है? क्या ऐसे कारण हैं जिससे पानी की कमी हो रही है? ऐसे कौन से कारण जिससे पानी की कमी हो रही है? सबसे पहला जो कारण है वो है जनसंख्या। भाई जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो पानी की डिमांड भी बढ़ेगी, पानी की मांग भी बढ़ेगी। और जब पानी की मांग बढ़ेगी तो पानी में कमी आएगी कि नहीं? पानी की कमी को ही क्या कहते हैं? जल दुर्लभता। पानी की कमी का सबसे पहला कारण है, क्या है? पानी की कमी का सबसे पहला कारण है जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा कारण है अधिक सिंचाई। जब आप देखिए जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए खाद्यान्न भी ज़्यादा चाहिए खाने के लिए। और जब आप खाने के लिए फसलों को उगाएंगे तो भाई आप मौसम पर तो निर्भर नहीं रह सकते कि वर्षा हो तभी आप बोएंगे। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करेंगे। जितनी अच्छी आपको फसल चाहिए उतनी ज़्यादा आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो आप जो है वो आपके लिए जल की कमी होगी कि नहीं होगी? होगी। पानी का अत्यधिक दोहन, पानी जो अधिक बर्बाद किया जाता है, ये भी जल दुर्लभता का एक प्रमुख कारण है। भारत में हरित क्रांति के पिता, भारत में हरित क्रांति के पिता कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। और अगर आपसे पूछ जाए पूरे विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है तो नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति किससे संबंधित? हरित क्रांति खाद्यान्नों के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति में ये कहा गया था कि आप औद्योगिक यंत्रों का प्रयोग कीजिए, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कीजिए, खेतों में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कीजिए,
आधुनिक दवाओं का प्रयोग कीजिए, जिससे खाद्यान्न जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इसमें इसके उत्पादन में, इसके प्रोडक्शन में वृद्धि हो, ताकि हमारे देश में महामंदी जैसी समस्या न उत्पन्न हो। तभी देखिए हमारे देश के किस महापुरुष ने, आपको कमेंट सेक्शन में बताया कि नारा लगाया था, जय जवान जय किसान का नारा किस महापुरुष ने दिया था। हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा किस महापुरुष ने दिया था, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में आपको नॉर्मली बोरलॉग का नाम लिखेंगे। प्राकृतिक संसाधन, संसाधन क्या होते हैं, हमने वीडियो में है आपके, वो भी जाके देख लीजिएगा। संसाधन जिनका ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग आप दैनिक जीवन में करते हैं, संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जिसको ईश्वर ने बनाया, जैसे जल भाई ईश्वर ने बनाया, वायु भी ईश्वर ने बनाई है, मानव आपको भी तो आप खुद से बन नहीं गए, ईश्वर ने। भूमि, पेड़ पौधे सबको किसने बनाया, ठीक। तो आज के लिए ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। फिर आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।